नमस्ते दोस्तों, बीते दिनों नूपुर शर्मा द्वारा एक टेलीविजन चैनल पर बयान दिए जाने के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। दुनिया के 56 इस्लामिक देशों ने भारत के खिलाफ आईओसी में प्रस्ताव पास किया। उन देशों ने भारत की निंदा की। इस निंदा का असर यह हुआ कि भारत का एक मीडिया का तबका और एक ऐसा तबका जो भारत में अपने आप को अल्पसंख्यक कहता है, बड़ा खुश हो गया। एक खुशी की लहर दौड़ गई कि देखो, दुनिया के 56 देश हमारे साथ हैं, हम पर अत्याचार हो रहा है भारत के अंदर। यूएनओ ने भी उस बात को लेकर एक रिपोर्ट जारी की, अमेरिका ने भी रिपोर्ट जारी की। उसके बाद सरेआम हाथ में खंजर लेकर देश के प्रधानमंत्री की हत्या कर देने का धमकी दी गई। एक व्यक्ति की गर्दन सरेआम रेत दी गई, वीडियो बना दिया गया। यूनाइटेड नेशंस ने कुछ नहीं कहा, इन 56 देशों ने कुछ नहीं कहा, और देश में अल्पसंख्यक खतरे में आ गए। इसी तरह सीएए का बिल जब भारत में आया तो कहा गया दुनिया भर में हिंदू सुरक्षित हैं, तो हिंदुओं के लिए इस सीएए को क्यों लाया गया? वो अपने अपने देशों में खुश हैं। भारत ने कहा जहां पर उन पर अत्याचार हो केवल भारत में आ सकते हैं। तो इसके ऊपर भी लाखों सवाल उठाए गए, धरने दिए गए, दंगे हुए। लेकिन वास्तविकता क्या है? इस समुदाय की वास्तविकता क्या है? इस्लामिक देशों में रह रहे हिंदुओं की वास्तविकता क्या है, जो एक अल्पसंख्यक के रूप में रह रहे हैं? मुद्दा जरूरी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं विदेश मामलों के जानकार और जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता श्री कीर्ति शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है कीर्ति जी हमारे इस कार्यक्रम में। कीर्ति जी, जिस प्रकार से मैंने इस कार्यक्रम की शुरुआत में बोला कि ये 56 देश एक साथ इकट्ठे होकर भारत के खिलाफ बोलना आरंभ कर दिया, लेकिन एक रिपोर्ट आई है बांग्लादेश से, जहां पर कहा गया है कि पिछले 6 महीनों में 79 हिंदुओं की हत्या की जा चुकी है। पिछले 6 महीनों में 5 से 7% वहां पर हिंदू रहते हैं और वहां पर खुलेआम अत्याचार हो रहा है। इस अत्याचारों में 1 जनवरी 2022 से 30 जून 2022 तक 79 हिंदुओं की हत्या की गई इस रिपोर्ट के अनुसार, और लगभग 26 हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। 1 जनवरी से 30 जून तक इन कट्टरपंथियों ने 26 करोड़ 2,30,000 रुपए की जबरन वसूली वहां पे रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं से की। लगभग 160 हिंदू परिवारों और मंदिरों को लूटा गया। इसी अवधि में 620 लोगों को जान से मारने की धमकी दी गई। 145 हत्या के प्रयास किए गए, 180 लोग घायल हुए और 32 लोग सूचना के आधार पर बांग्लादेश से लापता हैं, जिनका अभी तक कुछ पता नहीं। ये सभी वहां के अल्पसंख्यक हिंदू थे और ये 56 देश आज चुप हैं। इस पे आपसे प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे कि ये जो दुनिया में आज इस्लामोफोबिया के नाम पर भारत को बदनाम किया जा रहा है और ये जो बांग्लादेश में हो रहा है, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? नमस्ते अमित जी और अपने सुनने वाले श्रोताओं को भी। आपने जो ये अभी विषय रखा है, आपने बिल्कुल जो तात्कालिक घटनाएं हैं उसका वर्णन किया है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसका एक ऐतिहासिक पक्ष और इसकी पृष्ठभूमि भी आपके समक्ष रखना चाहूंगा। इसमें कोई शक नहीं कि वैश्विक स्तर पर जितना बड़ा कत्लेआम 1947 के दौरान भी और 1947 के पश्चात भी बांग्लादेश में हुआ है, वो शायद नहीं हुआ। इवन जो हिटलर के समय में होलोकास्ट यहूदियों का हुआ था, उसमें लगभग 60 लाख यहूदियों का सफाया हुआ था। परंतु यदि आप आंकड़े देखो तो आपको लगेगा कि जो बांग्लादेश में हुआ है वो उससे कई गुना अधिक हुआ है, क्योंकि 1947 में बांग्लादेश में हिंदुओं की और अन्य जो मजहब के लोग होंगे, मुख्यतः तो हिंदू ही थे, उनकी संख्या लगभग 30% थी।
जो कि 1961 के उनके सेंसस में 26% रह गई, और 1971 में वो जनसंख्या 20% हो गई। तो जो इनका 2011 में सेंसस हुआ था, उसमें यह संख्या लगभग 8.5% थी। अब इतनी बड़ी संख्या का जो ह्रास हुआ, तो ये होगा कि इतनी बड़ी संख्या गई कहाँ? तो वो संख्या में 2-3% लोग तो वहां से छोड़कर हिंदुस्तान आगे होंगे या अन्य देशों में चले गए होंगे, और कुछ का धर्म परिवर्तन हुआ होगा। लेकिन इसमें बहुत बड़ा संख्या के अंदर वो लोग थे जिनका कत्ल कर दिया। और मैं ये कहूंगा कि ये पूरे का पूरा एक नरसंहार था, जो कि कारपेट के नीचे दबा रहा। 1948 के जो संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का एक प्रस्ताव हुआ, जिसकी धारा 2 में कहा गया कि नरसंहार को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा कि यदि किसी राष्ट्रीय, किसी नस्ली, किसी धार्मिक और किसी जातीय नस्ल को खत्म करने के लिए कुछ ऐसे कार्य किए जाते हैं जिससे कि उसका पूर्णतः विनाश हो जाए अथवा अंशतः विनाश हो, उसको नरसंहार बोला जाएगा, जेनोसाइड बोला जाएगा। और यदि हम ये जनसंख्या के जो आंकड़े मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए देखें, तो निश्चित रूप से ये एक सतत नरसंहार हो रहा है। जेनोसाइड की अक्सर आप देखते हैं कि एक छोटे समय के लिए कोई घटना होती है और उसको बोल दिया जाता है, लेकिन ये लगातार ऐसी घटनाएं होती रही है। अभी तो आपने जो वर्तमान घटना की बात कही, तो ये अब की स्थिति नहीं है। दूसरा, बांग्लादेश के अंदर ही एक कानून आया 1974 के अंदर, वेस्टेड प्रॉपर्टी का जो एक्ट था। वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर उन्होंने ये किया कि जो भी बांग्लादेश हिंदू छोड़ के चले गए हैं, उनकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाएगा, अथवा जो कोई भी व्यक्ति को शत्रु, राष्ट्र का शत्रु कहेंगे, उसकी भी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाएगा। इस कानून का प्रभाव क्या हुआ कि हिंदू वहां का कमजोर तो पड़ा ही हुआ था, तो इन्होंने एक तो प्रॉपर्टी जब्त करने का लालच उनके अंदर उत्पन्न हो गया, और लालच उत्पन्न होने के कारण से क्या हुआ कि हिंदुओं की ताड़ना की, प्रताड़ित करने लग पड़े, उनको मारने लग पड़े, धमकियां देने लग पड़े। इन सब के करने से क्या हुआ कि हिंदू को वहां से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। और दूसरा, अनाप शनाप इल्जाम लगाकर उनको शत्रु कहा गया। इतना ही नहीं कि यदि परिवार का कोई एक व्यक्ति भी शत्रु डिक्लेयर हो जाता है अथवा वो छोड़ के चला जाता है देश को, तो उसकी भी प्रॉपर्टी को सरकार अपने कब्जे में ले लेगी या वो किसी इंस्टीट्यूशन को दे देगी जी। ये वहां की स्थिति रही। उसके बाद जो एक और बड़ी दुर्घटना हुई 1988 के अंदर, बांग्लादेश के अंदर इन्होंने अपना जो संविधान में संशोधन करके इस्लाम को राष्ट्रीय मजहब घोषित किया। जब ये घोषित कर दिया, तो आप जानते हैं कि यदि किसी देश का कोई मजहब राजकीय हो जाता है, तो उस केस के अंदर जो उस मजहब को नहीं मानने वाले, वो किसी ना किसी कारणवश उनकी प्रताड़ना भी अधिक हो जाती है, उनके ऊपर अत्याचार भी बढ़ जाते हैं, और यही स्थिति वहां पे हुई। उसके बाद तो फिर बहुत ज्यादा ही अत्याचार, बहुत दुष्कर्म हुए, हिंदुओं को मारा गया, उनको घरों से भगाया गया। इसी के ऊपर एक पुस्तक तस्लीमा ने लिखी थी, लज्जा, ये बुद्ध चर्चित पुस्तक रही। उसके अंदर उसने इन सभी घटनाओं का वर्णन किया कि भाई वहां पर ये स्थिति बनी, और ये जो इन्होंने अपना संशोधन किया, उस संशोधन करने के बाद वहां पर हिंदुओं के साथ इतनी बुरी हालत हुई। विडंबना ये है, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि 1971 में बांग्लादेश बनने का जो सबसे बड़ा सहयोगी रहा भारत, उसके इतने सहयोग के बावजूद भी वहां के लोगों की मानसिकता नहीं बदली। और मुझे याद है, मैं उन दिनों यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, और उस बांग्लादेश की मूवमेंट में मेरा भी काफी सहयोग रहा। और जब मुझे बयान की ये जो सरकार बनी, तो उस समय बल्कि मुझे वहां से निमंत्रण भी आया था। हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने इसके ऊपर वोट किया, और हमने बड़ी ईमानदारी से किया, इन लोगों को अपने घरों के अंदर भी ठहराया। तो ये मुझे लगा कि इस समाज की एक ऐसी मानसिकता ही रही
और उस मानसिकता के कारण ये लोग ये सारी घटनाओं पे लगे थे। अब एक प्रश्न उत्पन्न हुआ कि इतने लंबे काल के अंदर एक ऐसा नरसंहार हो रहा है, उसके होने के बावजूद भी ना तो विश्व को कुछ पता चल रहा है, ना ही मीडिया के अंदर इसकी चर्चा हो रही है। ये एक गंभीरता का विषय है जिसके ऊपर विचार करने की अपने को जरूरत है कि ऐसी हालात। एक और पुस्तक, एक अमेरिकन राइटर है रिचर्ड बैकिन। रिचर्ड बैकिन की एक पुस्तक है, एक क्वाइट केस ऑफ एथनिक क्लीनिजिंग, द मर्डर ऑफ हिंदूज इन बांग्लादेश। उन्होंने इसके ऊपर बड़े प्रामाणिक ढंग से पूरे के पूरे वहां के हिंदू समाज की क्या स्थिति रही उसका वर्णन किया। यहाँ तक नहीं, केवल वहां से जो हिंदू समाज, जो हिंदू लोग वहां से बांग्लादेश से छोड़कर पश्चिम बंगाल में आए, उसने वहां पर भी उनके आने के बाद की जो स्थितियां हैं उसका भी उसने वर्णन किया। और उसने उस वर्णन में कहा कि जो वहां के लोग यहाँ पर आए, यहाँ पर भी जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी, उस मुस्लिम पॉपुलेशन ने उनको भी वहां नहीं छोड़ा। इस कारण से जो भूत से गांव, हिंदू गांव थे, आज वो मुस्लिम बहुल गांव हो गए। और मुझे लगता है इसके अंदर जो पश्चिम बंगाल की कम्युनिस्ट सरकार थी, इसका भी बहुत बड़ा रोल रहा। कम्युनिज्म ने हिंदुओं के प्रति सब जानते हैं कि उनका क्या भाव और उनका क्या व्यवहार रहता है। और उसके बाद की भी जो सरकार आज की ममता सरकार है, ये अभी हाल के चुनावों के अंदर हमने देखा, विधानसभा के चुनाव जीतने के बाद हिंदुओं पर किस प्रकार के अत्याचार किए गए। तो ये सारी स्थितियों जो इस समय है, मैं आपसे सहमत हूँ कि इस समय वहाँ के हिंदुओं के हालात जो है वो बहुत ही बुरी हालत के अंदर है। और इस समय इस चीज की नितांत आवश्यकता है कि इस विषय को उठाया जाए, क्योंकि ये इतना बड़ा विषय है और इतनी बड़ी गंभीर समस्या है कि वहां पर हिंदू का सहज जीना इन स्थितियों के अंदर संभव नहीं है। और इसलिए कभी कभी तो लगता है कि भारत की सरकार इन राजनीतिक कारणों से या वैश्विक कारणों से उदासीन है। क्योंकि भारत की सरकार उदासीन है, ये हमारे साथ लगता हुआ देश है, हमारे ही देश का एक किसी समय में अंग था। यदि हमारी इसके प्रति उदासीनता है तो अंतरराष्ट्रीय, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो या अंतरराष्ट्रीय एजेंसी हो, मुझे लगता है कि उनकी उदासीनता भी होना स्वाभाविक है। और ना ही भारत का जो मीडिया है वो इस विषय को ले रहा है, ना ही यहाँ के राजनीति के लोग ले रहे हैं। अब इस कारण को तलाशने की आवश्यकता है। तो मुझे तो अभी यही लगता है कि यदि आपने जैसे कहा नुपुर नुपुर की एक छोटी सी घटना इतना बड़ा अंतरराष्ट्रीय विषय बन गया, और ये जो बांग्लादेश में हो रहा है इसके ऊपर कुछ चर्चा ही नहीं, तो ये सॉर्ट ऑफ स्लो पॉइजनिंग जिसको बोलते हैं, या स्लो डेथ ऑफ द हिंदू वी कैन से। क्योंकि जितने बड़े पीरियड में हुआ, लगभग इसको 70-75 वर्ष होने लगे हैं, तो जिस ढंग से ये हो रहा है उससे लगता है कि आने वाले 15-20 वर्षों के अंदर शायद हिंदुओं की संख्या वहां पे बिल्कुल जीरो हो जाए। जी, तो बिल्कुल। मुझे जी कीर्ति जी, हमने बीते दिनों एक दंगा भी देखा था बांग्लादेश में, जब किसी व्यक्ति ने एक कुरान जो है वहाँ पर एक देवी पंडाल के अंदर रख दी थी। बाद में पता चला कि वो शरारती तत्व था और उसने जानबूझकर रखी गई थी। और इसी प्रकार से जो ये जो मैं आपको आंकड़े दे रहा हूँ, ये ढाका ट्रिब्यून के आंकड़े हैं, कि वहीं का अखबार है, वहीं का मीडिया है जो ये बता रहा है कि किस प्रकार से वहाँ पर धीरे धीरे, जो आपने बात बताई कि प्रॉपर्टी से बेदखल किया जाता है, तो आपको बताऊं कि लगभग 9,000 परिवारों को उनकी जो प्रॉपर्टी है वहाँ से जाने पर मजबूर किया गया, और वो प्रॉपर्टी लोगों ने हड़प ली बाद में। और उनको कहा, और 1,15,000 लोग ऐसे थे जिन्हें ये धमकी दी गई कि वो छोड़ दें, और सरकार द्वारा कोई भी उनको सुरक्षा नहीं दी गई। मतलब इस प्रकार से कोई छोटे नंबर नहीं है, 1,00,000 लोगों का। और इसके अलावा लगभग 95 लोगों का धर्मांतरण कराया गया और 21 लोगों का प्रयास किया गया वहां पर। ये ढाका ट्रिब्यून वहां का दे रहा है। लेकिन आज हम देखते हैं ना भारत का कोई मीडिया हाउस इस पर बात कर रहा है, ना भारत का कोई भी नेता इस बारे में बात कर रहा है, चाहे वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। और भारत के अंदर जो संगठन
अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, जो केवल और केवल ये कहते हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय को बहुसंख्यक समुदाय से खतरा है। तो क्या वो संगठन बांग्लादेश में जो भारत में ये जो हिंदू हैं अल्पसंख्यक, उनके लिए भी बोलेंगे? क्या वो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ के लिए भी बोलेंगी? क्या एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो वहाँ के लिए भी बोलेगी? क्या भारत सरकार वहाँ के लिए भी बोलेगी यूएन में जाके? क्या यूएन वहाँ के लिए भी बोलेगा? ये सारे सवाल एक तरह से दिमाग में आ रहे हैं। तो इन सवालों का जवाब क्या है? कौन पूछेगा इनके सवालों के जवाब, और इसका क्या हल है? क्योंकि वो भी तो एक अल्पसंख्यक है वहां पर। ऐसा है अमित जी, क्या है कि ये पूरे के पूरे इस्लामिक वर्ल्ड की ही मुझे लगता है एक समस्या है। जो कोई भी आवाज उठाता है उस आवाज को एकदम वहां दबा देते हैं। एक पुस्तक लिखी थी, प्रोफेसर अब्दुल बरकत है, ढाका यूनिवर्सिटी के, उन्होंने लिखी थी इंक्वायरी इनटू काजिज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिप्राइवेशन ऑफ हिंदू मिनॉरिटीज इन बांग्लादेश। अब उसने इसके ऊपर बहुत बड़ा एनालिसिस करके, क्योंकि कुछ इस्लामिक कुछ मुसलमान लोग भी हैं, क्योंकि कई तो मानवता की दृष्टि से सोचते हैं, जब कभी भी ऐसे लोग कोई आवाज उठाते हैं, या तो उनको देश निकाला दे दिया जाता है या उनको अंदर कर दिया जाता है। तो आपका कहना है कि मुझे फिर दोबारा से यही बात को कहना है कि जब तक भारत इसके प्रति उदासीनता दिखाएगा, तब तक इंटरनेशनल एजेंसीज भी इसको शायद अपने एजेंडा के ऊपर ना ले। तो इसकी अनिवार्यता है कि भारत सरकार, भारत के अंदर जो संगठन है वो इन विषयों को उठाए। आज भारत का मीडिया भी इन विषयों को नहीं उठाता। इसके ऊपर यदि डिफरेंट ढंग की स्टोरीज आए, और ये जो अपने मानवीय अधिकारों के संगठन है, जिनकी सोच थोड़ी तो फेवरेबल टू हिंदू हो सकती है, इन लोगों को भी इस विषय को उठाना चाहिए। लेकिन मुख्यतः मुझे लगता है कि इस समय अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर ये एक एजेंडा तो बने, एक चर्चा का विषय तो बने। ये अलग बात है कि उसकी मेरिट क्या होंगी, परंतु अभी सबसे बड़ी समस्या यह है कि ये विषय अभी अंतरराष्ट्रीय पटल के ऊपर आ ही नहीं रहा कि भाई बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, जबकि ये बड़ी क्लियर सी पोजीशन। तो देखिए ना, अभी वहां पर नॉर्मली जो नरसंहार की परिभाषा के अंदर एक बात और कही गई, ये केवल जो है कत्ल ही नहीं होता, बल्कि सरकार की कुछ इस प्रकार की नीतियां होती हैं, चाहे वो सांस्कृतिक नीतियां हो, चाहे वो आर्थिक नीतियां हो, वो नीतियां भी इस प्रकार की हो जाती है जो कि वहां का जो हिंदू समाज है उसको सूट नहीं करती, उसके विरुद्ध होती है, और वो इन दबावों के अंदर भी आकर वो मजबूर हो जाता है। एक उदाहरण है कि आज की डेट में बांग्लादेश की आर्मी के अंदर जो कमीशन ऑफिसर्स हैं वो केवल 3 है, और हाईएस्ट पोस्ट इन आर्मी, बांग्लादेश की आर्मी के अंदर जो है वो कर्नल की है किसी भी हिंदू के लिए। अब आप देखिए कि अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट का ना होना, यदि वहां का एक समाज है, जिस समाज को आपने पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से, पूरी पुलिस से, पूरी आर्मी से, उससे आपने उसको बिल्कुल अलग कर दिया हो, तो वो बच्चे भी परिवार के सोचते होंगे कि हमारा यहाँ पे कैरियर क्या रहेगा। अब जबकि भारत में विपरीत स्थिति है, भारत के अंदर ऐसी स्थिति है, तो अब ये आता है भाई इतने प्रतिशत वहां नहीं, इतने प्रतिशत यहाँ दो, वहां पे ये हालात है। तो क्योंकि वहां का जो सरकार की नीतियां भी हैं वो भी इस प्रकार की हैं जो कि वहां के हिंदू समाज के लिए सहज नहीं है। सहज क्या मैं कहूँ, बल्कि उनके लिए उनको प्रताड़ित करने वाली है। जो तो एक तो तो कीर्ति नेचुरल जी, बेस पे मैं वहां का हिंदू इसमें समाज। आपसे ये जानना चाहूंगा कि आखिर सरकार की क्या मजबूरी हो सकती है? क्योंकि भारत के अंदर जो सरकारें हैं वो हमेशा से भारत के लोगों के लिए रही हैं, और वर्तमान सरकार भी ये कहती है कि हम हिंदू, जो अगर हमने कानून लेके आए हैं कि दुनिया भर में कहीं भी अगर हिंदुओं के साथ प्रताड़ना की जा रही है तो वो भारत में आके नागरिकता ले सकते हैं। तो आज क्या कमी आपको लगती है? क्या ये इकोनॉमिक रिलेशंस की बात है या अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस की बात है? क्योंकि इस तरह की घटनाएं अगर अफगानिस्तान में होती है तो भारत निंदा करता है, अगर ये इस तरह की घटनाएं पाकिस्तान में होती हैं तो भारत निंदा करता है, इस तरह की घटनाएं अगर किसी और देश में होती हैं तो भारत निंदा करता है। आज छोटे छोटे देश जो शायद भारत के छोटे छोटे राज्यों से भी
बहुत छोटे हैं, पंजाब से छोटे छोटे देश कह लें या हिमाचल से छोटे छोटे देश कह लें, वो भारत को के खिलाफ बात कर सकते हैं। तो भारत के हिसाब से तो बांग्लादेश कुछ भी नहीं है, तो भारत उससे बात क्यों नहीं कर सकता? ना वो इकोनॉमिकली कमज़ोर है, ना सैन्य ताकत में कमज़ोर है, तो भारत क्यों नहीं बोल पा रहा है? क्या इसके पीछे कहीं अंतर्राष्ट्रीय कारण हो सकते हैं? नहीं, अंतर्राष्ट्रीय कारण नहीं है। मुझे लगता है ये दुर्भाग्य की बात है कि ये वर्तमान सरकार की भी प्रायोरिटीज के अंदर नहीं आ रहा। वैसे कुछ दृष्टि से कुछ काम हो भी रहे हैं, और मुझे लगता है कि शायद उसी का प्रभाव है कि ये जो संख्या आज भी 8-9% बची है, उसी कारण से बची हुई है। लेकिन फिर भी इसमें मुझे कहने के अंदर संकोच नहीं है कि भारत की सरकार भी इसके प्रति उदासीन है, और यहाँ से ही, भारत से ही कुछ इस प्रकार की मूवमेंट आर्य समाज जैसे संगठनों को उठानी पड़ेगी कि भारत सरकार इसके प्रति जागरूक हो और वो अपनी इसके बारे में आवाज उठाए। मुझे कोई बहुत बड़ा राजनीतिक कारण भी नहीं लगता। मुझे केवल यही लगता है कि ये प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर काफी पीछे आता है। दूसरा, जो साथ में लगती हुई बंगाल सरकार है, वो, क्योंकि सामान्यता क्या रहता है कि केंद्रीय सरकार का तो रोल रहता है, लेकिन जो उसके साथ लगती हुई सरकार है, उनका भी कुछ रोल रहता है। उनकी भी बहुत अधिक उदासीनता है। और असम के अंदर जरूर इसके ऊपर प्रतिक्रिया होती है, और प्रतिक्रिया के फलस्वरूप कुछ आवाज उठती है और ये जो सारी बातें निकल के आती है। आपने जैसे शुरू के अंदर इसकी एक रिपोर्ट दी, तो कहीं ना कहीं तो कुछ होता है, परंतु फिर भी कोई मुझे विशिष्ट कारण तो नहीं लगता कि भारत की सरकार इसके प्रति उदासीन हो, केवल उनकी प्रायोरिटी के अंदर है। जी, बिल्कुल आपने जो बात कही, लेकिन इसमें से जो बात निकल के आती है कीर्ति जी की, कहीं ना कहीं तो सरकार की कमी है प्रायोरिटी लिस्ट में ना होना। क्यों ये अगर हम बात करें कि दुनिया में अगर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होगा, भले ही वो कहीं भी रह रहे हों, हम देखते हैं कि इज़राइल का कहना है कि अगर यहूदी कहीं भी दुनिया में रह रहा हो तो उसे हर कीमत पर बचाया जाएगा। एक एक यहूदी की जान की कीमत इज़राइल मानता है, और उसके लिए उसने पूरी दुनिया से एक तरह से दुश्मनी मोल ले ली। एक बार जितने भी इस्लामिक देश हैं उनसे दुश्मनी मोल ले ली, और आज स्थिति ये है कि इस्लामिक वर्ल्ड इज़राइल के साथ दोस्ती करना चाहता है। वहीं भारत एक परमाणु शक्ति है, अगर हम सैन्य शक्ति की बात करें, परमाणु शक्ति है और आर्थिक शक्ति है। पूरी दुनिया आज भारत में निवेश करना चाहती है, भारत के साथ व्यापार करना चाहती है। पाकिस्तान ने अपना व्यापार भारत से बंद किया, तो आज हम पाकिस्तान की हालत देख रहे हैं कि वो चाय के तक के लिए उनको नसीब नहीं हो रही है। दुनिया भर में वो कटोरा लिए घूम रहे हैं और उनके हवाई जहाज़ों को लैंड कर दिया गया है। तो इस तरह की स्थिति पाकिस्तान में आ गई भारत से व्यापार बंद करने के बाद। तो बांग्लादेश जो भारत का एक ऐसा देश है जिसको भारत ने आज़ाद करवाया, जैसा कि कीर्ति जी आपने अभी बताया कि 71 में भी एक उसको जो स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में भारत का बहुत बड़ा हाथ रहा। भारत ने सहायता की, अपनी सेना भेजी। उसके बाद बहुत सारे शरणार्थियों को भारत में शरण दी गई, उनको आज भी वो लोग यहाँ रह रहे हैं। फिर भी क्या कारण है कि भारत सरकार चुप है इन हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर? और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे, और कीर्ति जी ने भी यही कहा कि भारत सरकार को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में लेना चाहिए, और उन लोगों को अपनी आंखें खोलनी चाहिए, उन मीडिया हाउसेस को भी आंखें खोलनी चाहिए कि भारत के बाहर भी हिंदू रहते हैं और उनकी ऊपर भी अत्याचार हो रहे हैं। और जिस प्रकार से माहौल यहाँ पर बनाया जा रहा है हमारे देश में, उस माहौल के कारण वहाँ रहने वाले हिंदुओं को भी अत्याचार किया जाता है मुसलमानों के द्वारा। तो यूनाइटेड नेशंस और ये 56 देशों को भी सोचना चाहिए कि धर्म और मत और संप्रदाय के लोग हर देश में रहते हैं और हिंदुओं पर भी अत्याचार होता है। कीर्ति जी, आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े, आपने अपने विचार रखे और अपने जो जानकारी आपने दी, विदेशों मामलों के बारे में आपने बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। नमस्ते जी। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नए मुद्दे के साथ। आज मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।